नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण द्वारा संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम मारवाड़ के रावचंद्र सेन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। और हम ये देखेंगे कि रावचंद्र सेन और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप में क्या समानताएं व असमानताएं थी, अर्थात उनका तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक रावचंद्र सेन के प्रारंभिक जीवन का प्रश्न है, रावचंद्र सेन का जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। उनके पिता का नाम मालदेव तथा माता का नाम स्वरूपदे था। रावचंद्र सेन अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, जिस कारण से उनका सिंहासन पर स्वाभाविक उत्तराधिकार नहीं था। लेकिन राव मालदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अप्रसन्न होकर राज्य से निष्कासित कर दिया था तथा वह मेवाड़ में जाकर रहने लगा था। इसके अलावा चंद्रसेन के सगे बड़े भाई उदय सिंह से भी उनकी माता स्वरूपदे नाराज हो गई थी तथा स्वरूपदे के प्रभाव में आकर मालदेव ने उसको उदय सिंह को भी राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया तथा जागीर देकर फलोदी भेज दिया। इस प्रकार पिता की मृत्यु पर 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना। लेकिन एक छोटी सी घटना के कारण चंद्रसेन का उसके सरदारों ने विरोध किया तथा इस विरोध में उसके भाइयों को आमंत्रित किया। हुआ ये कि एक दिन चंद्रसेन ने आवेश में आकर एक नौकर को मार डाला, जिसके कारण चंद्रसेन के पृथ्वीराज राठौड़ व अन्य राजपूत सरदारों के साथ संबंध बिगड़ गए। इन राजपूत सरदारों ने चंद्रसेन को दंडित करने के लिए उसके जो भाई थे राम सिंह व उदय सिंह और रायमल, उनके साथ गठबंधन किया और उनको चंद्रसेन का विरोध करने के लिए आमंत्रित किया। इन परिस्थितियों में लोहावट का युद्ध हुआ, जो कि चंद्रसेन तथा उदय सिंह के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में चंद्रसेन विजयी रहा और उदय सिंह के कई प्रमुख साथी इसमें मारे गए। चंद्रसेन ने बाकी अपने भाइयों को विरोध को भी शांत कर दिया। इसी कारण 1564 ईस्वी में चंद्रसेन का भाई राम सिंह अकबर के दरबार में चला गया और वहाँ से उसने रियासत सिंहासन प्राप्ति के लिए सहायता मांगी। अकबर अवसर की तलाश में था और उसने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक फौज भेजी, जिसने मई 1564 ईस्वी, छात्र याद रख लेंगे डेट, मई 1564 ईस्वी में जोधपुर के ऊपर अधिकार कर लिया तथा चंद्रसेन को विवश होकर वहाँ से भागना पड़ा। इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है जिसे छात्र याद रखेंगे, वो है नागौर दरबार। कई बार प्रश्न आता है, ये पूछा भी जाता है, तो इसको अच्छी तरह याद रखेंगे कि नागौर दरबार कब आयोजित किया गया। 1570 ईस्वी में। हुआ क्या कि 1570 में अजमेर की यात्रा के लिए, जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उसकी यात्रा या जियारत के लिए अकबर राजस्थान में आया हुआ था और उसे मारवाड़ के इलाकों में अकाल की खबर सुनी। इन परिस्थितियों में वह 3 नवंबर 1570 ईस्वी को नागौर पहुंचा तथा उसने वहां कुछ समय रहने का निश्चय किया। छात्र याद रख सकते हैं कि अकाल से राहत दिलाने के लिए उसने नागौर में एक तालाब भी खुदवाया था, जिसे शुक्र तालाब कहा जाता है। अकबर ने नागौर में अपने प्रवास का बहुत ही फायदा उठाया और उसने राजस्थान की राजनीति का आंकलन किया। इस समय मेवाड़ का महाराणा प्रताप उसके विरुद्ध था
और अकबर उसके विरुद्ध कार्रवाई की योजना बना रहा था। अकबर ने भारमल की सहायता से नागौर का दरबार लगाया 1570 ईस्वी में, और इसमें उसने राजस्थान के विभिन्न राजाओं को आमंत्रित किया। और एक प्रकार से ये जो नागौर दरबार था, ये इससे राजपूत जो शासक थे उनका स्पष्ट वर्गीकरण हो गया कि कौन मुगलों के विरोधी है और कौन मुगलों के मित्र राज्य हैं। इसमें आमेर के भारमल तो था ही था, इसके साथ साथ बीकानेर के राव कल्याणमल और उसका पुत्र राय सिंह, जैसलमेर का हर्राय भाटी और बूंदी व रणथंभौर का शासक सुरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस अवसर पर राव चंद्रसेन, उदय सिंह और राम सिंह भी अपनी स्थिति सुधारने के लिए वहां पर उपस्थित हुए थे। उदय सिंह और राम सिंह को यह लग रहा था कि वो अकबर के सहयोग से सत्ता प्राप्त कर लेंगे, जबकि चंद्रसेन पुनः जोधपुर प्राप्त करना चाहता था। लेकिन जब चंद्रसेन ने देखा कि अकबर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध खड़ा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, तो वह अकबर के दरबार से चला गया। यह बात अकबर को बहुत ही नागवार गुजरी और उसने जो जोधपुर का प्रशासन था वो राय सिंह की प्रधानता में दे दिया। इस प्रकार नागौर दरबार से भी चंद्रसेन किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने में असफल रहा। फिर आता छोटा कि चंद्रसेन ने मुगलों का विरोध किस प्रकार किया, कि जैसे मैंने पहले बताया कि 1565 ईस्वी में जोधपुर को त्यागने के पश्चात चंद्रसेन भादरा जून में चला गया था, परंतु जब भादरा जून में भी मुगल सेनाओं से उसका संघर्ष हुआ और वह घिर गया, तो वहाँ से भागकर सिवाना चला गया, जो कि मारवाड़ के राजपूतों की शरण स्थली कहलाती थी। आपातकाल में सबसे ज़्यादा मदद करता था सिवाना। मुगल अधिकारियों ने चंद्रसेन को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं रहे। जब वो चंद्रसेन का पता लगाने में असफल रहे, तो उन्होंने उसके साथियों का दमन करना शुरू कर दिया। चंद्रसेन के प्रमुख साथी थे सोजत का कल्ला, रावल सुखराज, सूजा और देवीदास। इनमें सबसे प्रमुख साथी में आता है सोजत का कल्ला। इस समय राव चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, और यहाँ तक खराब हो गई थी कि उसे अपना खर्चा चलाने के लिए जो उसके साथ सैनिक टुकड़ी थी, जो पुरखों के गहने वगैरह थे, वो भी वो बेच रहा था। उसने पोखरण को भी भाटियों के हाथों बेच दिया था। फिर चंद्रसेन सिवाना से निकलकर कानूजा पड़ता है पाली जिले में, उनके पहाड़ों में चला गया और धन प्राप्ति के लिए उसने आसर लाई और जोधपुर के महाजनों से धन लूटना प्रारंभ किया। उसकी इस लूटमार की नीति से स्थानीय जनता में बहुत ही असंतोष उत्पन्न हुआ तथा चंद्रसेन मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़े की शरण में चला गया। इसके पश्चात उसने अजमेर पर भी धावे बोले। 1579 ईस्वी में उसने सोजत पर भी अधिकार कर लिया और उसका संघर्ष चलता रहा। अकबर ने अपने जो जागीरदार अधिकारी थे उनको चंद्रसेन के पीछे लगाए रखा ताकि किसी प्रकार से उसको पकड़ा जा सके। मुगल सेना द्वारा निरंतर पीछा करने पर चंद्रसेन वहां से सिचियाई के पहाड़ों की ओर चला गया, जहां 11 जनवरी 1581 ईस्वी को उसका देहांत हो गया। छात्र याद रख लेंगे, किसी बुक में 1583 भी दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादा सही 1581 है। राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप की तुलना। राव चंद्रसेन के बारे में हमें विस्तार से जानकारी पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव के ग्रंथ से मिलती है, और उन्होंने ही राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा है। छात्र याद रखेंगे कि राव चंद्रसेन राजस्थान का पहला वीर था जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया था,
इसीलिए क्योंकि प्रताप से पहले उन्होंने विरोध किया था, इसलिए उन्हें महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है और किसने कहा उन्हें। अब पंडित रेऊ ने दोनों के मध्य तुलना की है, महाराणा प्रताप और चंद्रसेन के मध्य, जिनको कुछ पॉइंटों में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप को अपने परिवार के लोगों का विरोध झेलना पड़ा था और वे उनमें से कुछ व्यक्ति मुगल दरबार के सदस्य बन गए थे, उसी प्रकार से चंद्रसेन को भी अपने परिवार के सदस्यों का विरोध झेलना पड़ा। छात्रों को याद होगा कि महाराणा प्रताप का भाई जगमाल सत्ता प्राप्ति के लिए अकबर के शरण में चला गया था, उसी प्रकार चंद्रसेन का भाई भी सत्ता प्राप्ति के लिए अकबर के पास चला गया था। जिस प्रकार से बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी प्रकार से महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। फिर एक और समानता है कि मारवाड़ तथा मेवाड़ के कुछ भाग ऐसे थे जिन पर चंद्रसेन और महाराणा प्रताप अधिकार नहीं कर सके थे। जैसे मेवाड़ में मांडलगढ़ और चित्तौड़ जो थे वो अकबर के अधिकार में थे, उसी प्रकार मारवाड़ में मेड़ता नाग और अजमेर भी मुगलों के पास थे। ये कुछ दोनों में समानताएं हैं, लेकिन जहाँ तक असमानताओं का प्रश्न है, दोनों में असमानता भी काफ़ी दिखाई देती है। हम ये कह सकते हैं कि राव चंद्रसेन ने कभी भी अकबर के विरुद्ध खुलकर मैदानी युद्ध नहीं किया। वो छापामार या लूटमार नीति के द्वारा मुगलों को तंग करते रहे। जबकि दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि महाराणा प्रताप ने अकबर के सेना के विरुद्ध हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध किया था। फिर दूसरा है जन और धन। इसमें हम ये याद रख सकते हैं कि महाराणा प्रताप को कभी भी धन की कमी नहीं पड़ी और उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त था। यद्यपि कुछ बुक्स में, विशेष रूप से कर्नल टॉड की बुक में ये उल्लेख मिलता है कि महाराणा प्रताप को जंगलों में घास की रोटियां खानी पड़ी, धन की कमी हो गई। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों में और विशेषकर गोपीनाथ शर्मा ने इस विचार का खंडन किया है। उनका कहना है कि महाराणा प्रताप जिस क्षेत्र में रहते थे वो उपजाऊ था और उनके पास धन की कमी नहीं थी। इसलिए परस्पर विरोधी मत है ये। कर्नल टॉड का अलग है और गोपीनाथ शर्मा का अलग है। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो चंद्रसेन था उसे धन की कमी रही, उसे अपने गहने बेचने पड़े, पोकरण भाटियों को बेचना पड़ा तथा धन की कमी को पूरा करने के लिए ही उसने आसरलाई व अन्य जगहों पर महाजनों को भी लूटा। उसकी इस नीति के कारण उसे जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। तो ये दो क्षेत्र हैं, खुलकर युद्ध करने का, धन के बारे में, जन के बारे में, जहां महाराणा प्रताप चंद्रसेन से बहुत आगे थे। इसके अलावा महाराणा प्रताप के पश्चात भी मुगलों के विरुद्ध संघर्ष की परंपरा चलती रही, जबकि चंद्रसेन की मृत्यु के साथ ही मुगलों का विरोध समाप्त हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप में जहां कुछ समानताएं हैं वहीं कुछ असमानताएं भी हैं, लेकिन निसंदेह मुगलों का विरोध करने में दोनों ने अत्यधिक वीरता, साहस का परिचय दिया और अंत समय तक अधीनता स्वीकार नहीं की। आज की क्लास में इतना ही। बाकी क्लास में, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।